हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस, दैट मीन्स एसआर यूपी बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये जो चैनल क्रिएट किया गया है ये उन भावी छात्रों के लिए क्रिएट किया गया है जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से हैं, और उन सभी को जो जूलॉजी और बॉटनी का कंटेंट है वो इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितने भी साथी हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य से हैं और वो बीएससी थर्ड ईयर में आए हैं और बीएससी थर्ड ईयर में उनका 5वां सेमेस्टर है, तो 5वें सेमेस्टर की बॉटनी की यहाँ पर हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये 5th सेमेस्टर की बॉटनी का पहला पेपर हम यहाँ पर शुरू करेंगे। ठीक है, पहला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं चेक किया है तो वीडियो को जरूर देख लें। अपने सेमेस्टर का जो सिलेबस है, पहला पेपर का जो सिलेबस है वो तो जरूर देख ही लीजिए। और उस सिलेबस में जो पहली यूनिट हमारी दी गई है, उस पहली यूनिट को हम कवर करेंगे पूरा का पूरा। वैसे तो हम सारी की सारी 8 यूनिट यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हम सारी यूनिट को वन बाई वन करके लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो पहली यूनिट हम यहाँ पर स्टार्ट करें और पहली यूनिट में हमको स्पेशली देखना है प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, पौधे और जल के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करें। ठीक है, तो जितने भी साथी यहाँ पर आए हुए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें। देखिए, प्लांट वाटर रिलेशनशिप को समझने के लिए या जो हमारा टॉपिक है इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, जो पादप कार्यकी है उसके बारे में हमें जानना बहुत बहुत रिक्वायर्ड है, समझना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक हम प्लांट के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में नहीं समझेंगे या प्लांट फिजियोलॉजी नहीं समझ सकते हैं, तब तक हमको आगे की सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो फिजियोलॉजी है इसका मीनिंग क्या है उसको समझते हैं। देखिए, पीडीएफ फाइल आपको कैसे मिलने वाली है, आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल बनाया गया है एसआर यूपी बीएससी क्लासेस के नाम से। तो जितने भी हमारे मेन चैनल से जुड़े हुए हैं सुमित राणा बीएससी क्लासेस से, वहां पर लिंक इसका शेयर कर दिया गया है। आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, नए वाले टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए, नए चैनल के साथ में नए टेलीग्राम पे आ जाएंगे। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के साथ में ही नीचे इस तरीके की हाई क्वालिटी कंटेंट की पीडीएफ फ्री में ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो डरने की है क्या बात, जब सुमित राणा बीएससी क्लासेस है आपके साथ, बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। देखिए, फिजियो का जो मीनिंग यहाँ पर लिया गया है वो फाइसिस से लिया गया है, और फाइसिस का मतलब होता है प्रकृति, मतलब नेचर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रकृति की। और लोजी का मतलब होता है लोगस से, जिसका मतलब होता है स्टडी। स्टडी को हम हिंदी में कहते हैं अध्ययन। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? अध्ययन। तो प्राकृतिक रूप से हमको अध्ययन करना है किसका? प्लांट का। तभी हम इसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। पादप कार्यकी के बारे में हमको अध्ययन करना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों की उपापचयिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्यकी कहलाता है। ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी का डेफिनेशन क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पौधों की उपापचयिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। उसको हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत कवर करते हैं। अब ये जो उपापचयी क्रियाएं हैं पादप के अंदर, ये कौन सी हैं? जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस की बात करें। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ आपको यहां पर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भाई, प्लांट में रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, मतलब श्वसन की क्रिया किस तरीके से होती है। फिर हमको यहाँ पर वाटर के एब्जॉर्प्शन के बारे में भी पढ़ना है। वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है पादप में, प्लांट कंडक्शन, पादप में वाटर कंडक्शन किस तरीके से हो रहा है, और प्लांट का बेटा ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। तो ये भी हम यहाँ पर इस फिजियोलॉजी के अंतर्गत या इस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो प्लांट का ग्रोथ, प्लांट का रेस्पिरेशन, प्लांट में प्रकाश संश्लेषण, वाटर एब्जॉर्प्शन, ये सारी प्रोसेस कैसे हो रही है उसके बारे में हमको समझना है। अच्छा, देखिए, एक नोट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन कहलाते हैं? तो स्टीफन हेल्स। याद रखिएगा, स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है पूरे वर्ल्ड के। और अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, भाई फिजियोलॉजी, ये भी आप याद रखिएगा,
फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? तो हम कहेंगे सर जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस साहब जो थे, ये हमारे फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी हैं। ठीक है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा प्लांट के ऊपर जो वर्क किया है वो जगदीश चंद्र बोस साहब ने किया है, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब हम बेटा बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वाटर, प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, पादप और जल का क्या संवहन है, क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, उसको समझना है। ठीक है, पादप और जल संबंध के बारे में हमको यहां पर डिस्कस करना है। क्या थ्योरी लिखेंगे? तो देखिए लिखा हुआ इंग्लिश में, इधर आपको मिल जाएगा, आप लोग इसका पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम ग्रुप से कलेक्ट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ये दर्शाता है कि पौधे अपनी कोशिका के हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब समझते हो बेटा, जल योजन, जल का किस तरीके से योजना या जल को किस तरीके से अवशोषित करना है। ठीक है, जल योजन का प्रबंधन कैसे करते हैं। प्लांट वाटर रिलेशनशिप क्या करता है बेटा, ये दर्शाता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी कोशिका के अंदर वाटर का प्रबंध कैसे करते हैं और इसमें मिट्टी से पानी कैसे एकत्रित होता है। अब आपको पता है मिट्टी के अंदर ही वाटर है, मिट्टी में ही जल भरा हुआ है, तो उस जल को, मिट्टी से जल को कैसे अवशोषित किया जाएगा और अवशोषित करके किस तरीके से कहां तक पहुंचाया जाएगा, लीफ तक पहुंचाया जाएगा, है ना। तो इसमें मिट्टी से पानी कैसे एकत्रित होता है और पूरे पौधे में किस प्रकार पहुंचता है और पत्तियों से कैसे वाष्पित होता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, यहां पर जो मिट्टी में पानी है, एकत्रित पानी है, उस मिट्टी से पानी को कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा, उस एब्जॉर्प्शन के बाद में उसको पत्तियों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है जल विभव, जिसको वाटर पोटेंशियल कहते हैं। आगे हम सारे के सारे डाउट क्लियर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा या आगे की इसी में ही हम कुछ ऐसी प्रोसेस हैं, जैसे इम्बाइबिशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, वो भी हम देखेंगे, विसरण परासरण किस तरीके से होता है। फिर ऑस्मोसिस को हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो तो वाटर, प्लांट वाटर रिलेशनशिप देखना है। प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में समझने के बाद हम इम्बाइबिशन प्रोसेस को समझेंगे, फिर डिफ्यूजन के प्रोसेस को समझेंगे। तो थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, बोरिंग मत होइएगा, लेकिन क्या है, क्लास जरूर देखिएगा। यहां पर मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं एग्जाम में लिखने के लिए भी और समझाते हुए चल रहा हूं, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इंग्लिश वाले बच्चे घबराइए मत, आपको इंग्लिश में कंटेंट मिल रहा है। जल विभव, वाटर पोटेंशियल, ठीक है, जिसमें दाब इकाइयां होती हैं। दाब इकाइयां कहने का मतलब क्या होता है, दाब इकाइयां कहने का मतलब होता है प्रेशर यूनिट होती हैं, वे हमेशा नेगेटिव होती हैं। कैसी होती बेटा, नेगेटिव होती हैं, और सरल रूप में पानी, और सरल रूप में पानी के द्रव स्थितिकी और परासरणी दाबों का, द्रव स्थितिकी और परासरणी दाबों का मतलब हाइड्रोस्टेटिक्स का और ऑस्मोटिक प्रेशर का। द्रव स्थितिकी मतलब हाइड्रोस्टेटिक और परासरणीय दाबों मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का बीज गणितीय योग होता है। क्या होता है बेटा, बीज गणितीय योग होता है। ठीक है, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक सम होता है। अलजेब्रिक सम मतलब यहां पर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, तो क्वेश्चंस भी हम थोड़े बहुत डील करेंगे, वैसे तो नहीं आते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ठीक है, ये पौधों की जल स्थिति को एक्सप्रेस करने की एक विशिष्ट तकनीक है। तो प्लांट वाटर रिलेशनशिप जो है, यहां पर आप देख रहे हैं वाटर पोटेंशियल, है ना, हाइड्रोस्टेटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, इम्बाइबिशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सारे प्रोसेस हमको ये दर्शाएंगे कि पौधों के अंदर किस तरीके से पौधों के अंदर किस तरीके से पानी, है ना, जड़ से पत्तियों तक पहुंचता है और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है, सब देखेंगे। ठीक है, जितना भी है सब कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पोटेंशियल की। भाई वाटर पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है ना। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पादपों की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है बेटा, वाटर होता है। इसके बिना पौधे जीवित नहीं रह पाते। इसके बिना जो पौधे होते हैं वो जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वाटर चाहिए होगा। भाई अपने फूड को बनाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है इनको,
और जल एक महत्वपूर्ण विलायक है। विलायक कहने का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट, जिसके अंदर कोई सॉल्यूट घुल सकता है। तो जल क्या होता है? एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विलायक होता है जो प्रायः अधिकांश जीव द्रव्य का निर्माण करता है। जीव द्रव्य बोले तो प्रोटोप्लाज्म, है ना? सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, फ्लूइड है, ये सब मिलकर के प्रोटोप्लाज्म बनाता है। तो ये अधिकांश भाग होता है। उस प्रोटोप्लाज्म का सबसे अधिकांश भाग क्या है? जल है। ठीक है। जीव द्रव्य में उत्पन्न अनेक एंजाइम पौधों में होने वाले अनेक चयापचय घटनाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब जीव द्रव्य के अंदर जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बन रहे हैं, ये एंजाइम्स प्लांट के अंदर जो होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको उत्प्रेरित करते हैं। कोशिका द्रव्य में आमतौर पर, मतलब कोशिका द्रव्य बोलो साइटोप्लाज्म में आमतौर पर 75% पानी होता है। हमारे सेल के अंदर अगर आप सेल की बात करें तो उसमें साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में 75% वाटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित कारकों के परिणाम स्वरूप जल पौधों के लिए महत्वपूर्ण होता है। भाई कुछ ऐसे कारण हैं जिसके परिणाम स्वरूप वाटर जो है प्लांट्स के लिए बहुत बहुत रिक्वायर्ड है। पानी बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। पहला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है जल बीज के अंकुरण को बढ़ावा देता है। भाई आपको पता है जो सीड होता है, बीज मतलब सीड, सीड जो होता है इसके चारों, आगे मैं बताऊंगा जब इम्बाइबेशन प्रोसेस अभी पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। वहां पर एक प्रोसेस होता है सीडलिंग का, भाई कैसे सीड जर्मिनेट करता है। ठीक है। तो आपको पता है सीड जो होता है वो काफी, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट के सीड की बात करें तो काफी हार्ड कवरिंग के अंदर उसका बीज रहता है। हार्ड कवरिंग मतलब उसके चारों तरफ टेस्टा और टेगमेन की दो कवरिंग पाई जाएंगी, हार्ड होती हैं। और जब वाटर मिलता है तो वाटर को एब्जॉर्ब करके टेस्टा बस्ट हो जाती है और टेगमेन जर्मिनेट करके प्लीम्यूल और हम ये कहें कि पूरे एक प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है। तो सीड का जर्मिनेशन पानी बहुत आसानी से कर देता है। दूसरा, जल प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। भाई फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है पादपों में, उसमें पानी बहुत बहुत रिक्वायर्ड है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं निर्मित कर लेते हैं। जल मिट्टी से पौधों तक खनिजों और पोषक तत्वों के गति में सहायता करता है। भाई मिट्टी के अंदर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स है ना प्रेजेंट है। ये जो मिनरल्स हैं, है ना, ये जो मिनरल्स हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को इजीली क्या करता है? द्वारा वाटर के द्वारा क्या किया जाता है? वाटर के द्वारा क्या किया जाता है बेटा? पहुंचाया जाता है कहां पर? प्लांट्स तक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है जल पौधे के ऊतकों पर उचित दाब डालकर पौधे की संरचना को बनाए रखने में सहायता करता है। अब आपको पता है कि भैया ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? इस सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करेगी और इस प्रेशर को बेटा हम कहते हैं टीपी, टर्गर प्रेशर। ठीक है। टर्गर प्रेशर यहां पर पड़ रहा है। ये जो टर्गर प्रेशर है, इस प्रेशर के पड़ने से, अब ये प्रेशर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इसके अंदर वाटर भर भर के भरा हुआ है ना। 75% तो वाटर यहां पर आप देख ही रहे हैं प्रेजेंट है। और ये वाटर क्या कर रहा है बेटा? ये वाटर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर डाला और ये सेल मेम्ब्रेन प्रेशर डाल रही है सेल वॉल के ऊपर। तो जिससे एक सेल के अंदर आप देखेंगे कि प्रेशर जनरेट होता रहता है, टर्गर प्रेशर जनरेट होता रहता है। और इस प्रेशर के दौरान जो प्लांट्स हैं उनके अंदर अपनी एक स्टेबिलिटी लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है। जैसे आपने टच नॉट प्लांट देखा होगा, टच मी नॉट प्लांट आपने देखा होगा, छुई मुई का पौधा, उसमें क्या होता है? जैसे आप उसको छूते हैं, टच करते हैं, वो मुरझा जाता है। या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं आपने देखा होगा, अपने गार्डन में लगाए होंगे या गमले में लगाए होंगे घर में, अगर आप उनमें पानी डालना भूल जाते हैं तो वो बेचारे मुरझा जाते हैं। उनकी पत्तियां क्या होती हैं बेटा? मुरझा जाती हैं। तो ये जो मुरझानापन है ये किसकी वजह से आ रहा बेटा? प्लांट के अंदर ही आ रहा है, वाटर की वजह से। अगर वाटर नहीं मिलेगा तो प्लांट्स मुरझा जाते हैं या सूख जाते हैं। ठीक है। डेथ भी हो जाती है। जल क्या होता है? तालाबों, नदियों, झीलों और समुद्र के रूप में विभिन्न प्रकार के पौधों को आवास प्रदान करता है। अब जो जल है ये भैया हमको डिफरेंट टाइप के फॉर्म में, जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गया, ओशन हो गया, इस रूप में भी हमको यहाँ पर ये मिल रहे हैं और उसके अंदर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं इम्बाइबिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतः शोषण। इम्बाइबिशन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं भाई। व्हाट इज इम्बाइबिशन? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों।
इम्बाइबिशन प्रोसेस। देखो लिखा हुआ है, यह कण की सतह पर विलायक अणु या जल के अणु का बिना विलयन बनाए सोखना है, ठीक है, जिसे अंतः शोषण कहा जाता है। मतलब इट इज द एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इंग्लिश में भी समझ लो, इट इज द एडजॉर्प्शन, मैंने बोला एडजॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, इट इज द adsorption of solvent बोले तो water molecule, it is the adsorption of water molecule or water molecule on the surface of a particle, किसी पार्टिकल पर, है ना, विदाउट मेकिंग अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन को बिना बनाए ये जुड़ते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इम्बाइबेशन कहते हैं। तो इम्बाइबेशन का प्रोसेस समझ में आया? मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल किसी बिना किसी सॉल्यूशन के किसी पार्टिकल से जुड़ते हैं। अब इम्बाइबिशन में आप देखेंगे कि जो वाटर पार्टिकल है वो किसी से तभी जुड़ पाएगा जब वो उसके लायक होगा। अब जैसे मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूं, तो आप इस समय बरसात का समय चल रहा है, ठीक है, बारिश होती है, जो आपने देखा होगा घर में खिड़की दरवाजे लगे होते हैं, खिड़की दरवाजे अगर लकड़ी के हैं और वो थोड़ा सा भीग जाते हैं पानी की वजह से, पानी के पड़ने से, बैठक वाली खिड़की भीग रही है, तो और ना भी भीगे तब भी आप देखते हैं कि इस समय में हमारे जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो हल्के से तिरछे हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पर एक प्रेशर जनरेट हो रहा होता है, ठीक है, वहां पर क्या जनरेट हो रहा है बेटा, एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, और वो प्रेशर जनरेट करा रहा है ये वाटर मॉलिक्यूल। और ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे प्रेशर जनरेट करा रहा है, चलो समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है लाइक दिस, या एक पार्टिकल है, मान लो दिस इज द पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है बेटा। इस पार्टिकल के ऊपर मैंने बोला कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एडजॉर्ब हो रहा है। मैंने क्या बोला, एडजॉर्ब। जैसे मान लो यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक ये क्या है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल है। अब एक बात याद रखना, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। मूवमेंट मींस, आप, लिक्विड है ना, वाटर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड का कोई भी शेप नहीं होता है, लिक्विड को जिस शेप में आप ढाल दें वो वही शेप ले लेता है। अगर आप लिक्विड को इस तरीके के बर्तन में रखते हैं तो वो इस शेप का हो जाएगा, इस तरीके के बर्तन में रखते हैं इस शेप का हो जाएगा, इस तरीके के बर्तन में रखते हैं तो इस शेप का हो जाएगा। तो लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, लेकिन हाँ, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें क्या पाई जाती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा इस तरीके से मूवमेंट करते रहते हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब जब ये काइनेटिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपनी एनर्जी को त्याग करके किसी से जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये यहां पर एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल से ये वाटर मॉलिक्यूल आकर के ऐड हो गया, ये देखो ये ऐड हो गया। चलो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये ऐड हुआ, ये व्हाइट कलर का वाटर मॉलिक्यूल आकर के ऐड हो रहा है, तो ये बेटा क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। ये क्या है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस या पार्टिकल से आकर के जुड़ रहा है। अच्छा, जिससे जुड़ते हैं पार्टिकल्स उनको हम लोग बेटा बोलते हैं इम्बाइबेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये पार्टिकल है, एक्चुअल में ये क्या कहलाता है, इम्बाइबेंट। इम्बाइबिशंस में ये क्या होता है बेटा, इम्बाइबेंट होता है, जिससे वाटर आकर के जुड़ रहे हैं, जिससे वाटर आकर के क्या हो रहा है बेटा, जुड़ रहे हैं। और जो वाटर जुड़ रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इम्बाइबेट। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इम्बाइबेट। ये इम्बाइबेंट होता है जिससे वाटर जुड़ता है, जिससे वाटर जुड़ता है। ये क्या होता है बेटा, वाटर पार्टिकल क्या हो गया, तो वाटर पार्टिकल हो गया इम्बाइबेट, और जिससे जुड़ रहा है वो इम्बाइबेंट है। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या हो रहा है बेटा, इम्बाइबेशन। समझ में आ रहा है, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, इम्बाइबेशन, है ना, अंतः शोषण। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का किसी पार्टिकल की वॉल से ऐड होना,
ऐड होना क्या कहलाता है? इम्बाइबेशन कहलाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये वाटर पार्टिकल्स जो इम्बाइबेट के रूप में आकर के इम्बाइबेंट से जुड़ रहे हैं, ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं बेटा? ये एडजॉर्ब कर रहे हैं, मतलब एडजॉर्प्शन हो रहा है, एडजॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब आप यहां पर देखें क्या हो रहा है, जब ये एडजॉर्प्शन होगा तो इसके ऊपर ये जो वॉल है, ये क्या है बेटा? वॉल है। इस वॉल के ऊपर क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई इस वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ सर, प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम जो होगा, आयतन जो होगा, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई अभी साइज में ये इतना सा था, साइज में मान लो इतना सा है, जब इसमें पानी कोई चीज ऐड करोगे तो इस साइज में थोड़ा सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वॉल्यूम इसका क्या होगा? इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? जैसे हम गुब्बारे को नॉर्मल में रखते हैं, गुब्बारे में हवा भरते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? आयतन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सर बिल्कुल बढ़ेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो भैया यहां पर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जो प्रेशर इंक्रीज होगा उस प्रेशर को हम लोग यहां पर कहते हैं इम्बाइबेशन प्रेशर। तो प्रेशर जो होगा वो कौन सा होगा बेटा? इम्बाइबेशन, इम्बाइबेशन प्रेशर। तो इम्बाइबेशन प्रेशर यहां पर क्या होगा? बढ़ेगा। और इम्बाइबेशन प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप कहेंगे सर साई, ये जो सिंबल होता है बेटा इसको साई कहते हैं, साई डब्ल्यू से। तो इम्बाइबेशन प्रोसेस क्या होगा यहां पर? सॉरी, इम्बाइबेशन प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये जो मैं पूरा घटना आपको बताया हूं, समझाने का प्रयास किया हूं, इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन में भी समझने का प्रयास कर लेते हैं भाई। देखिए अंतः शोषण क्या है? अंतः शोषण जो है बेटा, शोषण का मतलब ये मत समझिएगा कि किसी का शोषण हो गया, नहीं। अंतः शोषण कहने का मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्रकार का विसरण है, विसरण बोले तो डिफ्यूजन। एक्चुअल में यहां पर क्या हो रहा है बेटा? डिफ्यूजन ही तो हो रहा है, विसरण ही तो हो रहा है। अंतः शोषण एक प्रकार का विसरण है जिसके द्वारा जल एक विसरण प्रवणता, डिफ्यूजन ग्रेडियंट की हम बात कर रहे हैं, विसरण प्रवणता के साथ बहता है ना, डिफ्यूजन ग्रेडियंट के साथ बहता है, जो कि कुछ ड्राई और हाफ ड्राई पदार्थ, ड्राई एंड हाफ ड्राई सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल फाइबर्स, वुड पीसेस, लकड़ी के जो पीसेस हैं वो, प्रोटीन हो गया, स्पॉन्जेस हो गए, है ना, ये क्या करते हैं? हाफ ड्राई सब्सटेंसेस अंतः शोषण करके, है ना, अंतः शोषण के परिणाम स्वरूप, इम्बाइबिशन के परिणाम स्वरूप जल को अवशोषित करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है? एडजॉर्प्शन ही हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन वाटर एब्जॉर्ब होकर के सेल के अंदर नहीं जा रहा। ये बात समझने का प्रयास करिए। वाटर सिर्फ यही है, ये एक पार्टिकल है जिसकी ये वॉल है ना, ये सेल वॉल है, इसके अंदर भी एक सेल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन ये डेड पार्टिकल है बेटा, है ना। ये वाटर केवल और केवल कहां आ रहा है? ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ऐड हो रहा है यहां पर, ठीक है। क्योंकि ये वाटर जो है बेटा अंदर नहीं जा रहा है सेल के, और ये सिर्फ यहीं तक सीमित है, यहीं पर है, जिसकी वजह से यहां पर प्रेशर हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्बाइबेशन प्रेशर। तो वही लिखा है अवशोषित करते हैं, वाटर को अब्सॉर्ब किया, लेकिन सेल वॉल, अब आपको पता है सेल वॉल से तो हर चीज क्या होती है? ट्रांसमिट हो जाती है। तो सेल वॉल ने वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि ये सेल वॉल जो है डेड, मतलब ये जो प्लांट वुड है ये क्या है? डेड है, कोई भी पीस क्या है? डेड है। तो अंतः शोषण के परिणामस्वरूप जल को अवशोषित करते हैं, जिसे अधिशोषण, एडजॉर्प्शन कहते हैं। अधि मतलब आधा, आधा शोषण हुआ है, वाटर का आधा एब्जॉर्प्शन हुआ है, पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं। पूरा एब्जॉर्प्शन तब होता है जब वाटर सेल के अंदर चला जाता और उस वाटर का मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होता। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? केवल और केवल जैसे खिड़कियों दरवाजों में पानी आकर के ऐड हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है, नॉट एब्जॉर्ब, एडजॉर्ब हो जाता है, पानी आकर के जुड़ जाता है, पार्टिकल आकर के जुड़ जाते हैं, जिससे वहां प्रेशर जनरेट होता है, इम्बाइबेशन प्रेशर होता है, जिससे खिड़की दरवाजे हमारे तिरछे हो जाते हैं। लेकिन वही कुछ समय बाद जब वो सूख जाता है, अगेन खिड़की दरवाजे हमारे बंद होने लगते हैं। तो ये आपने प्रोसेस देखा होगा, है ना, उसी प्रोसेस को इम्बाइबेशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार अधिशोषक, अधिशोषक बोले तो इम्बाइबेंट, इम्बाइबेशन अकर्स द प्रेशर एडजॉर्बेंट, ठीक है। एडजॉर्बेंट, अधिशोषक मींस एडजॉर्बेंट,
ठीक है, तो इस प्रकार अधिशोषक की उपस्थिति में अंतःशोषण होता है। ठीक है, अधिशोषक की उपस्थिति में क्या होता है? अंतःशोषण होता है। और अंतःशोषण कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य को जल सोखने में भी सक्षम बनाता है। अब जाहिर सी बात है, जो इम्बाइबेशन होता है ये सेल वॉल को, किसको बेटा? सेल वॉल को और प्रोटोप्लाज्म को। मैंने बोला सेल वॉल एंड जीव द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, है ना? सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म को वाटर एब्जॉर्ब करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये इम्बाइबेशन का प्रोसेस हो गया। अच्छा, कुछ एग्जांपल भी मैंने यहां पर दिए इंपॉर्टेंट्स जो आपको याद रखने। जैसे आप देखिए, अवशोषण क्या होता है? अवशोषण द्वारा अंतःशोषण तभी हो सकता है जब अधिशोषण और जल के बीच बहुत अधिक समानता हो। ठीक है भाई, अवशोषण तभी होगा, अवशोषण द्वारा अंतःशोषण तभी होगा जब अधिशोषक और जल के बीच में क्या हो बेटा? समानता पाई जाती है। जैसे हम बात करें, कपास के रेशे अंतःशोषण द्वारा जल को अवशोषित करते हैं। भाई, कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वो अंतःशोषण इम्बाइबेशन के द्वारा ही क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि रबर शीट, अगर आप किसी रबड़ को लें और रबड़ को डाल दें पानी के अंदर, तो क्या वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा? नहीं, रबड़ शीट ऐसा नहीं करती, क्योंकि रबड़ और जल में कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, तो इम्बाइबेशन तभी होगा जब वाटर और इम्बाइबेंट के बीच में समानता पाई जाए। ठीक है, इसी तरीके से सूखे पौधों की सामग्री या बीज अंतःशोषण से गुजरते हैं। भाई, जो सूखे पौधों की सामग्री कहने का मतलब कोई भी प्लांट्स का पार्ट है, ठीक है, वो या बीज अंतःशोषण, उसके जो सीड हैं वो अंतःशोषण इम्बाइबेशन से गुजरते हैं। इस प्रकार जल सोख लेते हैं। तो इस प्रकार क्या करते हैं? ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और फूल जाते हैं। ये बीज एक बड़ा दाब पैदा करते हैं जो नवोदित पौधा यानी न्यूली फॉर्म्ड प्लांट को मिट्टी की सतह के माध्यम से जमीन के ऊपर उभरने के लिए प्रेरित करता है। अंतःशोषण दाब के परिणाम स्वरूप बीज का आवरण टूट जाता है, यानी कि बीज का जो कवरिंग होता है, सीड की जो कवरिंग होती है वो टूट जाती है और न्यूली फॉर्म्ड प्लांट जमीन से बाहर निकल आते हैं और सीड में जर्मिनेट करने में सहायता कर रहे हैं। इसे पादप जल संबंध के संदर्भ में मैट्रिक्स का अंतःशोषण दाब, इम्बाइबेशन प्रेशर ऑफ मैट्रिक्स या जल विभव वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है, इम्बाइबिशन का प्रयोग पुराने जमाने में। अब देखो, जो हमारी पुराने जमाने के समय में जो लोग हुआ करते थे, वर्कर हुआ करते थे, जब चट्टानें छोड़ी जाती थी, है ना, रॉक्स को, बड़ी बड़ी रॉक को तोड़ा जाता था, तो उस समय हमारे पास में मान लो कि ये बम बम नहीं हुआ करते थे जिसे फोड़ देते हैं ना, ग्रेनेड वगैरह कुछ नहीं होता था, हथौड़े उथौड़े नहीं बने थे, तो उस समय कैसे तोड़ा जाता था चट्टानों को? दिमाग लगाया हमारे पूर्वजों ने, क्या कि इम्बाइबिशन का प्रयोग पुराने जमाने में चट्टानों को तोड़ने में किया जाता था। कैसे करते थे? अर्थात चट्टानों के खांचों में एक लकड़ी के टुकड़े को फंसाकर उस पर धीरे धीरे पानी डाला जाता था। एक्चुअल में क्या होता था? एक्चुअल में मान लो जैसे कोई एक चट्टान है और इस चट्टान में एक छोटी सी खांच बना दी गई इस तरीके से, ठीक है, और इस खांच के अंदर क्या किया गया बेटा? इस तरीके से एक वुड का, लकड़ी का पोर्शन रख दिया, है ना, और इस वुड का जो पोर्शन रखा, इस वुड को यहां पर धसा दिया और हमने क्या किया? अब धीरे धीरे, हमने नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया? धीरे धीरे इस पर पानी डालना शुरू किया, धीरे धीरे इस पर पानी डालना शुरू किया, जिससे क्या होगा? ये वुड जो होगी क्या करेगी? एडजॉर्प्शन करेगी। एडजॉर्प्शन करेगी, किसका करेगी? एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर पार्टिकल, जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा? एक प्रेशर जनरेट होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा, इम्बाइबेशन प्रेशर। और वो प्रेशर क्या करेगा? इस वॉल के ऊपर, अब देखो ये जो रॉक की वॉल है इसके ऊपर, और ये वो जो प्लांट वाली वॉल है, ये क्या करेगी? इस रॉक के वॉल के ऊपर प्रेशर डालेगी और धीरे धीरे जब प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो ये धीरे 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 रॉक क्या होगी? इस तरीके से अलग हो जाएगी और दो रॉक्स इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगी, है ना। तो रॉक को तोड़ने में क्या किया जाता था? इसका प्रयोग करते हैं आज भी हम लोग। अगर मान लीजिए करना पड़े तो आप कर सकते हैं। किसी पत्थर को तोड़ना है तो आप ये वाला प्रोसेस यूज कर सकते हैं। छेनी हथौड़े से पहले उसमें छेद बना लो और फिर लकड़ी को उसमें धसा दो, फिर धीरे 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 पानी डालो, मतलब लकड़ी का टुकड़ा बड़ा सा होना चाहिए, उसको धसा दिया, धीरे 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 आप पानी डाल लें, इम्बाइबेशन होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, समय लगता है इसमें, तो इसलिए करने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी, ठीक है, जिससे लकड़ी में अंतःशोषण के कारण वह फूल जाती है
ठीक है, जिस कारण लकड़ी में एक दाब उत्पन्न होता है ना, इम्बाइबेशन प्रेशर कहते हैं, जिसके कारण चट्टान पर दाब पड़ने से वह टूट जाती है ना। तो चट्टान इस तरीके से तोड़ ली जाती थी। इसका प्रयोग बीज के अंकुरण में भी होता है, अभी मैंने बताया कैसे होता है, अर्थात बीज में 2 लेयर पाई जाती हैं। बाहरी लेयर को टेस्टा कहते हैं, आंतरिक लेयर को टेगमेन कहते हैं, जो कि दोनों लेयर वाटर का अंतःशोषण करती है, जिससे बीज की बाहरी परत बस्ट हो जाती है, यानी फूट जाती है, और टेगमेन बाहर की ओर रेडिकल के रूप में आ जाती है। ठीक है, कैसे आती है देखो भैया, जैसे मान लो ये एक सीड है, ये मान लो एक सीड है, ठीक है, इस सीड में 2 लेयर पाई जा रही हैं, बाहर वाली टेस्टा है और अंदर वाली टेगमेन है। बाहर वाली टेस्टा है और अंदर वाली क्या है बेटा, टेगमेन है। टेस्टा क्या करेगी, वाटर पार्टिकल्स को एड्सॉर्ब कर लेगी इस तरीके से। ठीक है, वाटर पार्टिकल्स को क्या करेगी बेटा, एड्सॉर्ब करेगी, जिससे इसके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर होने के कारण ये क्या हो जाएगी बेटा, बस्ट हो जाएगी, टेस्टा बस्ट हो जाएगी, और टेगमेन जो होगी, टेगमेन लेयर जो होगी, वो रेडिकल के फॉर्म में इस तरीके से बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये रेडिकल है ना, ये टेगमेन है, ये टेगमेन ही है एक्चुअल में, टेगमेन रेडिकल के बाहर में आ गई, है ना। ये क्या है, टेस्टा है, ये टेगमेन है, ये टेस्टा है ना, ये टेस्टा वाली लेयर है, और इसको बस्ट करके ये बाहर की ओर रेडिकल के फॉर्म में आ गई। ये क्या हो गया, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड में भी इसका बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है ना, विषरण क्या होता है। तो देखिए, विषण कहता है किसी पदार्थ का, हम क्या कह रहे हैं, किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। विषरण क्या होता है बेटा, किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, ठीक है, निम्न सांद्रता की ओर जाना, जब तक उसका नेट फ्लो जीरो ना हो जाए, जब तक उसका नेट फ्लो जीरो ना हो जाए, उस प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम high concentration to the region of low concentration until its net flow becomes zero is called diffusion। समझ में आ रहा, डिफ्यूजन को और भी अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो आप ऐसे समझिए। अच्छा, डिफ्यूजन कहां हो सकता है, तो डिफ्यूजन अकर्स इन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों जगह आपको डिफ्यूजन देखने को मिल सकता है। ये तीनों सब्सटेंस में डिफ्यूजन देखने को मिल सकता है। अब डिफ्यूजन को और अगर डिटेल में आप जाने तो डिफ्यूजन क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने घर में आप जब तैयार हो रहे हैं कहीं मतलब मार्केट जाने के लिए या कहीं किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो आप परफ्यूम को अपने ऊपर डालते हैं, और आप डालते अपने इस जगह पे हैं और वहां पर मम्मी बैठी हुई है आपकी, मान लो दूर पे कहीं मम्मी बैठी हैं, तो वो कह रही बेटा कम कम परफ्यूम लगाओ, बहुत ज्यादा मत लगाओ, रात का समय है, तो ऐसा कुछ कह रही हैं आपसे, है ना। तो उन तक कैसे पहुंची, डाली तो आपने, वो फ्रेग्रेंस वहां तक कैसे गई, वो फ्रेग्रेंस वहां तक गई है डिफ्यूजन के थ्रू। जैसे आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो आपको अच्छे से अनुभव होगा, मम्मी घर में चूल्हे के ऊपर खाना बना रही हैं किचन में, और किचन बाहर घर के नहीं है ना, वो थोड़ा सा घर में ही बना हुआ है, और चूल्हा है हल्का सा बस निकलने के लिए हल्की चिमनी है, लेकिन उसमें लकड़ी गीली हो रखी है आजकल बरसात की वजह से, तो वो जल नहीं रही है, तो धुआं बहुत ज्यादा होगा। धुआं जब ज्यादा होता है तो धुआं कहाँ भर जाता है, हमारे कमरों में आकर के भरने लगता है, भरने लगता है कि नहीं भरने लगता है। जब धुआं कमरों में स्मोक जो है वो कमरों में आकर के भरने लगता है, तो हम क्या करते हैं, खिड़की दरवाजे खोल देते हैं, और खिड़की दरवाजे खोलने के बाद में आप देखेंगे थोड़े समय बाद में धुआं कमरे से बाहर चला जाता है। अब बाहर क्या कहीं देखने गए हो, कभी ढूंढने गए हो धुआं कहाँ गया, नहीं ना, बाहर वो डिफ्यूज हो गया, और बाहर वो वातावरण में फैल गया। वातावरण में क्या हो गया बेटा, विसरित हो गया, डिफ्यूज हो गया, और वो उसमें तब तक विसरित होता रहा जब तक वातावरण से वो बिल्कुल मिल नहीं गया, एटमॉस्फेयर से बिल्कुल मिल नहीं गया, ठीक है, तब तक जो है डिफ्यूजन होता रहता है। ठीक है, तो नेट फ्लो जब तक जीरो ना हो जाए तब तक डिफ्यूजन होता रहता है। तो हम ये भी एक डेफिनेशन कह सकते हैं कि इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टिल द नेट फ्लो जीरो और टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब इक्विलिब्रियम पूरा भर जाता है, इज नोन एज डिफ्यूजन, एंड डिफ्यूजन अकर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफ्यूजन आपको देखने को मिलता है। जैसे मान लो एक बीकर है, इस बीकर में 2 पोर्शन है, एक ए पोर्शन ये है और एक बी पोर्शन यहां पर है, लेट सपोज मानते हैं
इस बीकर में ए पोर्शन और बी पोर्शन है। इस ए पोर्शन के पास में लेट सपोज कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्टिकल है, और बी वाले पोर्शन में या इधर वाले रीजन में, इस वाले कोने में आपके पास में 1 2 3 4 5 पार्टिकल है। ठीक है, 5 पार्टिकल हैं या मान लो 6 पार्टिकल हैं। ठीक है, तो भैया बताओ कंसंट्रेशन हाई कहां पर होगा? ऑब्वियसली जहां पर 10 पार्टिकल होंगे, तो 10 पार्टिकल का कंसंट्रेशन कैसा होता है बेटा? हाई होगा। और जहां पर केवल और केवल 6 पार्टिकल पाए जा रहे हैं, इनका कंसंट्रेशन कितना होगा भाई? लो होगा। किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में बी का कंसंट्रेशन लो होगा। दैट मींस ए इज मोर देन बी। ए का कंसंट्रेशन ज्यादा है बी से। अब क्या हो कि इनके बीच में डिफ्यूजन होना शुरू होगा, मतलब कुछ पार्टिकल यहां से यहां जाएंगे और कुछ पार्टिकल यहां से यहां आएंगे, और ये पार्टिकल तब तक मूव करते रहेंगे इस पूरे एरिया में जब तक इसका नेट फ्लो, ठीक है, जब तक इसका नेट फ्लो क्या नहीं हो जाता बेटा? जीरो नहीं हो जाता। जब तक इसका नेट फ्लो जीरो नहीं हो जाता तब तक ये पार्टिकल्स इस तरीके से मूव करते रहेंगे, और मूव करते 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 एकदम सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। तो थोड़ी देर तक ही हमको फ्रेग्रेंस आती है, उसके बाद में खत्म हो जाती है। बहुत सारी कंपनी ये कहती है कि लॉन्ग लास्टिक परफ्यूम है, आप आज लगाएंगे तो कल परसों तक आपकी फ्रेग्रेंस रहेगी। उसके पीछे रीजन यही है कि भाई उनका कंसंट्रेशन हाई कर देंगे। जब कंसंट्रेशन हाई कर देंगे तो फ्रेग्रेंस धीरे 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 वातावरण में मिलती रहती है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फ्रेग्रेंस मिट जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में थोड़ी सी हम ये भी चर्चा कर लेते हैं कि डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर इफेक्टिंग डिफ्यूजन के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं भाई, है ना। ये देखिए, मैंने बोला था शुरुआत में कि थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन आप इस क्लास को अच्छे से समझें जरूर, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है ये तो हम समझ गए। डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस में हो सकता है, और डिफ्यूजन में आप ये भी जानिएगा, कहीं पर भी कभी भी किसी भी इक्विलिब्रियम का या किसी भी मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। डिफ्यूजन वातावरण में ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, फैलता रहता है, अभी भी डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन की वजह से ही हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, मतलब मान लो अगर इस कमरे के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, बाहर जाता है, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर डेफिनेटली आ जाएगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हम बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिफ्यूजन। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है जो आपको याद रखना है वो है हमारा बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पहला हमारा जो फैक्टर है वो क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है ना भाई? हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। क्या होता है? देखो, बहुत इजी लैंग्वेज में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लो आप एक जगह पे खड़े हैं और ये एक प्लेस है, इस तरीके से ये पहाड़ बना हुआ है, ये ए रीजन है। ठीक है, एक दूसरा रीजन है इस तरीके से, ये बी है, और एक और है ये वाला, ये सी है। मान लेते हैं ये 3 रीजन है। अब इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है बेटा? ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये वाला। भाई देखो ये क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आप इसमें देखें तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये है, दिस इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब ऊंचाई कितनी है, डिफ्यूजन कैसे हो रहा है। देखो, ऊपर की तरफ जाना और नीचे की तरफ आना, दोनों में फर्क है। जैसे मान लें हम यहां पर एक बंदे को खड़ा करते हैं और इस बंदे के ऊपर 100 केजी का हमने लोड रख दिया, 100 केजी। ठीक है, जब ये 100 केजी का लोड लेकर के, क्या बताओ, इस वाले पोर्शन पे चढ़ पाएगा? इस वाले ग्रेडियंट पे चला जाएगा? बताओ सर। चढ़ सकता है, लेकिन कब चढ़ेगा? जब इसको बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो, एनर्जी मिले। एनर्जी मिलेगी हम चढ़ा देंगे, एनर्जी ना मिले तो हम नहीं चढ़ा पाएंगे। ये बंदा चढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि इसका हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ये कोण यहां पर थीटा बनना है, ठीक है, ये थीटा कोण बनना है ना। अब मान लो यही बंदा अगर आपका यहां पर आ गया, अब मान लो यहां से 100 केजी का लेकर के ऊपर की तरफ चढ़ रहा है,
तो यहां पर हाई एनर्जी चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तब जाकर के जाएगा। लेकिन डिफ्यूजन में तो किसी टाइप की एनर्जी लगती नहीं, तो डिफ्यूजन कैसे हो सकता है भाई? ऊपर अगर कोई चीज है और उसको हम नीचे की तरफ फेंकें, ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम कोई चीज डालें, तो ये जो 100 केजी का ये जो भार है, ये आसानी से नीचे की तरफ आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? बताओ भाई। आसानी से आ जाएगा ना, ये 100 केजी का भार आसानी से नीचे आ जाएगा। लेकिन यहां से ऊपर पहुंचाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगर अगेंस्ट हम जाएंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगर हम अगेंस्ट जाते हैं, जैसे कमरे के अंदर धुआं है और फिर भी हमको धुआं भरना है, उसके अंदर धुआं भर नहीं भरना है, तो उसमें हमको एनर्जी चाहिए होगा। एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे? कोई मोटर वोटर का प्रयोग करेंगे, उसको लगा करके फटाफट 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 हम डालेंगे, तो वहां पर एनर्जी लग रही है। जैसे एसी बिल्कुल कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ काम करता है। कैसे? बाहर की तरफ आप देखते हो, कमरे के बाहर निकलते हो गर्मी लगती है, कमरे के अंदर आपको ठंडा लगता है। क्यों? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन हो रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन के मतलब विपरीत, कंसंट्रेशन के विपरीत काम हो रहा है। कमरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती ठंडक भर रहे हैं। कमरे के बाहर ऐसा नहीं है, वातावरण में ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे एसी बंद कर दो और थोड़ी देर दरवाजा खोल दो, तो आपको बाहर और अंदर दोनों का टेम्परेचर सेम लगने लगता है कि नहीं? वहां पर डिफ्यूजन हुआ, यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफ्यूजन में हम एनर्जी लगा रहे हैं। एनर्जी किसकी लगा रहे हैं? लाइट की एनर्जी लगा रहे हैं। भैया यार, हर जगह पे फिजिक्स केमिस्ट्री लग रही है। अच्छा चलो भैया, यहां पर आ जाओ। यहां पर अगर मान लो हमने 100 केजी का इसके ऊपर भार रखा और इससे बोला चल बढ़ जा ऊपर, तो क्या बेटा ये जा पाएगा? हाँ, चला जा सकता है। लेकिन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन अगर जाएगा, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाएगा तो एनर्जी चाहिए। और लेकिन हम यहां से 100 केजी का भार नीचे की तरफ डालें तो इजीली विदाउट एनर्जी, है ना, विदाउट एनर्जी, किसी भी एनर्जी अलोंग द कंसंट्रेशन, अगर हम यहां पर अलोंग द ग्रेडियंट डालें तो डेफिनेटली क्या होगा? आसानी से वो आ जाएगा। जैसे एक सिलेंडर को हम लुढ़कती हुई जगह से ढकेल देते हैं तो लुढ़कते 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 पहुंच जाता है ना। लेकिन वही लुढ़कता हुआ अगर आप नीचे ले जा रहे हो और उसी सिलेंडर को ऊपर लुढ़काते हुए लाएं, तो क्या आ पाएगा? भाई सिलेंडर को हम यहां से, मान लो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हमें यहां से लुढ़काते हुए ले जाना है, तो हम ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन बात कर रहे हैं। जब हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन बात करेंगे तो एनर्जी लगेगी, बिल्कुल लगेगी सर। हम ले जा रहे हैं लेकिन एनर्जी लगेगी। और वही क्या है, इस सिलेंडर को हम अगर यहां से अलोंग द कंसंट्रेशन ढकेल दें तो ये आसानी से नीचे आ जाएगा। तो यही तो हो गया डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन, अब हम ये कहने का मतलब क्या है? डिफ्यूजन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। तो यहां पर एक फार्मूला निकल के आया, डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये निकल के आया कि डिफ्यूजन जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट के। कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, ऊंचाई से कोई चीज अगर आप फेंक रहे हो तो नीचे की तरफ आसानी से आ जाएगी, नीचे से ऊंचाई की तरफ ले जाओगे तो टाइम लगेगा। जैसे सॉलिड, भाई सॉलिड में डिफ्यूजन हो सकता है कि नहीं? पहाड़ों में भूकंप आया, है ना, जिसके कारण पहाड़ टूटे, और टूट करके क्या वो ऊपर तैरने लगते हैं? नहीं ना, नीचे की तरफ खिसकते, नीचे की तरफ भागने लगते हैं। ऊपर की तरफ कभी पहाड़ के टूटने पर ऊपर की तरफ आपने देखा? नीचे की तरफ ही पत्थरों को आते हुए देखा होगा। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ ही उनको विदाउट एनर्जी और आसानी से वो आ पा रहे हैं, तो वो डिफ्यूज हो रहा है। बराबर। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन हम वर्क नहीं कर सकते डिफ्यूजन में। तो डिफ्यूजन जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलो ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी यहां पर यह है कि कौन सा फैक्टर इसको इफेक्ट करता है, तो वो है पार्टिकल का साइज। साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल का साइज भी क्या करता है? इफेक्ट डालता है डिफ्यूजन पर। जैसे हम बात करें, जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। भाई होगा कि नहीं होगा? छोटे पार्टिकल में डिफ्यूजन आसानी से हो सकता है। जैसे हम परफ्यूम को लाएं और यहां पर ऐसे छिड़क दें तो वो धीरे 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 डिफ्यूज करके पूरे कमरे में फैल जाएगी। और यहीं पर हम एक इतना बड़ा पत्थर लेकर के उसको रखें और क्या चलो फैलो, तो क्या फैलेगा? नहीं। जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा डिफ्यूजन नहीं होगा, जितना छोटा पार्टिकल होगा डिफ्यूजन होगा। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइज ऑफ पार्टिकल के। डिफ्यूजन
कैसा होगा? डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल। बोले तो साइज ऑफ पार्टिकल जितना छोटा होगा, है ना, डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। यानी कि स्मॉल पार्टिकल जितना होगा, जितना स्मॉल पार्टिकल होगा, स्मॉल पार्टिकल जितना ज्यादा होगा, उतनी तेज, उतना फास्टर, उतना फास्टर डिफ्यूजन भी होगा। याद रखना बच्चों, जितना छोटा पार्टिकल उतना तेज डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। उतना तेज क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। चलो ये बात हो गई, पार्टिकल की साइज की बात हो गई। अब हम मीडियम इन विच डिफ्यूजन टेकिंग प्लेस, अब भाई हम मीडियम की भी बात कर लेते हैं, किस मीडियम में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है? तो मीडियम इन विच डिफ्यूजन टेकिंग प्लेस, थर्ड हमारा फैक्टर होगा क्या? मीडियम है ना, आखिर जगह कैसी है? मीडियम इन विच, मीडियम इन विच डिफ्यूजन टेकिंग प्लेस। भाई ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सा पार्टिकल हम बात कर रहे हैं, मीडियम ऐसा कौन सा है जहां पर डिफ्यूजन हो रहा है ना? तो आप देखेंगे, अगर आप गैस की बात करें, किसकी बात करें बेटा? गैस। तो गैस में सबसे तेजी से क्या होता है? डिफ्यूजन होता है गैस में सबसे भाई यहां पर अभी आप स्प्रे करो आकर के, तो वो क्या होगा? स्प्रेड हो जाएगा। या धुएं को अगर आप यहीं पर अगर आप आग जलाएं अपने कमरे में, तो धुआं क्या होगा? तेजी से डिफ्यूज होने लगेगा, पूरे कमरे में फैलने लगेगा। तो गैस का जो मीडियम होता है, डिफ्यूजन का जो प्लेस होता है, गैस जो होती है वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म में डिफ्यूज करती है, सबसे तेजी, सबसे जल्दी क्या करेगी? डिफ्यूज करेगी। गैस के बाद में कौन आता है बेटा? लिक्विड आता है। लिक्विड। गैस के बाद में कौन आता है? लिक्विड। तो लिक्विड में मतलब गैस का डिफ्यूजन फास्टर होगा लिक्विड से, और लिक्विड का डिफ्यूजन फास्टर होगा किससे? फास्टर होगा किससे? सॉलिड से। तो ये बात आप याद रखिएगा, सबसे हाईएस्ट डिफ्यूजन जो रेट पाया जाता है वो किसमें होता है? गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। ठीक है, तो ये भी बात हो गई हमारी। अब डिफ्यूजन को एक और फैक्टर इफेक्ट करता है जिसका नाम है टेम्परेचर। क्या नाम है बेटा? टेम्परेचर, ताप। ताप भी क्या करता है? डिफ्यूजन को, ताप क्या करता है? डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है। कैसे करता है? टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी तेज डिफ्यूजन होगा। जैसे पानी को हम क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं, उबालते हैं, खौलाते हैं, तो आप देखते हैं पानी जो होता है वो धीरे 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 वेपर्स के फॉर्म में चेंज होने लगता है ना? तो टेम्परेचर क्या है बेटा? टेम्परेचर को जितना हम बढ़ाएंगे, जितना हाई टेम्परेचर होगा, जितना हाई टेम्परेचर होगा, उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बनेगी, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बनेगी, डिफ्यूजन उतनी ही तेज होगा, डिफ्यूजन उतनी ही तेज होगा। इस बात को भी याद रखना, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन होगा। टेम्परेचर घटेगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो डिफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा एक और देख लेते हैं, फैक्टर कौन सा है? सरफेस एरिया का। पांचवा फैक्टर हमारा कौन सा है? सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया भी क्या करता है? इफेक्ट मारता है। जैसे मान लो ये एक बीकर ए है, ये एक बीकर बी है, और ये एक सी है। इन तीनों में मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस देता हूं। मान लो यहां पर जो पोर है, जो छिद्र है, वो केवल इतना है, यहां पर इससे थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यहां पर इससे थोड़ा सा ज्यादा है, और यहां पर इतना है। तो बताओ भैया, इन तीनों में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा तेज कहां पर होगा? डिफ्यूजन आप देखो, यहां पर एयर है, तो इस पोर से एयर निकलेगी बहुत तेजी से, ठीक है, लेकिन उतने ही पार्टिकल्स निकल पाएंगे जितना यहां पर पोर है ना? यहां पर इससे ज्यादा पार्टिकल्स निकल पाएंगे, पहले वाले से ज्यादा पार्टिकल निकल पाएंगे, और यहां पर और भी ज्यादा पार्टिकल निकल पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर पोर है। तो आप देख रहे हैं कि जो डिफ्यूजन हो रहा है
वो सी में क्या हो रहा है बेटा, सबसे तेज हो रहा है। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा कहां पर आपको देखने को मिल रहा है, सी वाले में देखने को मिल रहा है। ए वाले में कम होता है बी से, बी वाले में कम होता है सी से, सी में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको फार्मूला दे देता हूं, मेरे अंदर भी एक कीड़ा है कि आप लोगों को थोड़ा सा एक ऐसी बढ़िया सी बात बता दूं जिससे आपको ये पांचों के पांचों जो फैक्टर है वो याद हो जाएंगे। तो आज नीट हो रहा है, नीट से पहले हुआ करता था सीपीएमटी। सीपीएमटी इसका फुल फॉर्म है कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, लेकिन अभी हम यहां पर दूसरा लेंगे, सीपीएमटी सक्सेसफुल। सीपीएमटी सक्सेसफुल याद रखिएगा। सीपीएमटी क्या है बेटा, सक्सेसफुल। जिस बच्चे ने सीपीएमटी क्वालिफाइड कर लिया वो सक्सेसफुल माना जा रहा है। ठीक है, अब सीपीएमटी सक्सेसफुल में क्या होगा, सी फॉर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सी फॉर क्या हो जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। मानोगे कि नहीं मानोगे भाई, डिफ्यूजन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट के। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको याद रहे मैं बात कर रहा हूं डिफ्यूजन की, और डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, पी फॉर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पार्टिकल के, साइज ऑफ पार्टिकल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के साइज पर ये कैसा है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पर मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं। ठीक है, डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पार्टिकल, डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैटर। मैटर बोले तो गैस है ना, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, तो गैस, लिक्विड, सॉलिड, इन तीनों को मिलाकर के हम मैटर बोल सकते हैं। पदार्थ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, भैया पदार्थ ही तो है एक तरीके से मैटर। तो डिफ्यूजन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैटर के। तो भैया देखो तीनों चीजें आप लोगों को मिल गई। अब डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, टी फॉर टेम्परेचर। तो डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अरे सर ये तो सब याद हो जा रहा है, हाँ भैया टेम्परेचर। और बेटा डिफ्यूजन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सरफेस एरिया के। तो सक्सेसफुल से आप याद रखेंगे, टी से टेम्परेचर हो गया, एस से हो जाएगा सक्सेसफुल से हो जाएगा सरफेस एरिया। याद रखोगे डिफ्यूजन को फैक्टर करने वाले, इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर जितना ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना बढ़ाओगे उतना डिफ्यूजन होगा, और सरफेस एरिया जितना बढ़ाते चले जाओगे उतना फास्टर डिफ्यूजन होता रहेगा। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये डिफ्यूजन वाला पोर्शन और इम्बाइबिशन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे, ऑस्मोसिस में टाइप ऑफ ऑस्मोसिस की बात करेंगे, उसी में थोड़ा सा हम सॉल्यूशन और परमेबिलिटी की भी बात कर लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस क्या है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। ठीक है, और उसके साथ साथ डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, टर्गर प्रेशर क्या होता है ना, और आपका जो वाटर पोटेंशियल है ये क्या होता है, इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, और प्लाज्मोलिसिस को भी खत्म कर देंगे उसी में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा सभी को जय हिंद, जय भारत। और हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आया यार, जरा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दो साथियों के साथ में। यहाँ पर हाई कंटेंट क्वालिटी में मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं बच्चों क्लासरूम में।